हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग व्यक्तित्व को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पर्सनैलिटी को। तो इस वीडियो में हम लोग व्यक्तित्व को कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए स्टार्ट से लेके एंड तक हर एक पार्ट को जरूर देखिएगा। ठीक, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जो कि ये वीडियो किसके लिए, स्पेशली फॉर यूपी टेट और सी टेट। ठीक, तो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा व्यक्तित्व। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? व्यक्तित्व। ठीक है ना। आइए स्लाइड चेंज करते हैं और व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। अब लिखा है व्यक्तित्व। जो हमारा व्यक्तित्व है वो एक हिंदी शब्द है। जो हमारा व्यक्तित्व है वो एक हिंदी शब्द है। उसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी, यानी कि उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी। ठीक है। और जो हमारा पर्सनैलिटी शब्द है वो एक लैटिन वर्ड है। वो एक लैटिन वर्ड है पर्सोना। वो एक लैटिन वर्ड है पर्सोना, उससे मिलके बना है। ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है? नकली चेहरा या फिर मुखौटा। जिसका अर्थ क्या होता है? नकली चेहरा या फिर मुखौटा। तो क्या बात जानी हम लोगों ने? जो व्यक्तित्व है वो एक हिंदी शब्द है, उसको इंग्लिश में हम लोग पर्सनैलिटी बोलते हैं। जो पर्सनैलिटी शब्द है, जो पर्सनैलिटी वर्ड है, वो किससे बना है? एक लैटिन वर्ड पर्सोना से बना है। ठीक, अब पर्सोना क्या है? एक लैटिन वर्ड है और उसका अर्थ क्या होता है? नकली चेहरा या मुखौटा। इतनी बात समझ में आई। अब व्यक्तित्व को क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कैसे बना, ये हम लोगों ने जान लिया। ठीक, अब किस तरीके से हम लोग व्यक्तित्व की पहचान करते हैं, ठीक है ना, मतलब किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि किस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। ठीक है ना। प्राचीन समय में क्या कहा मैंने? प्राचीन समय में यानी कि पहले किसी भी व्यक्ति की बाह्य रूपरेखा देख के उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता था। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके व्यक्तित्व का पता लगाना है तो उसके बाह्य रूपरेखा को देखकर, उसका निरीक्षण कर कर हम लोग उसका पता लगा सकते थे। ठीक, लेकिन अब क्या हो गया है? अब क्या हो गया है? हम लोग को बाह्य रूपरेखा तो देखनी ही देखनी है, साथ में आंतरिक गुण भी देखने हैं। मतलब बाह्य रूपरेखा तो देखनी है, साथ ही में आंतरिक गुण भी देखने हैं। तो क्या समझ में आया? प्राचीन समय में सिर्फ बाह्य रूपरेखा देख के व्यक्तित्व पता लगाया जाता था, लेकिन अब बाह्य रूपरेखा और प्लस आंतरिक गुण देख के हम लोगों का व्यक्तित्व पता लगाया जाता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में जितना लिखा था आप लोग को समझ में आया। आइए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? अब यहाँ पे लिखा है व्यक्तित्व का अर्थ। ठीक, लिखा है प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर वह परिस्थिति के प्रति विभिन्न प्रक्रिया करता है। यहाँ है, लिख लीजिएगा। इन्हीं प्रक्रियाओं को हम एक शब्द में व्यक्तित्व कहते हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती हैं। अब उसके सामने कोई भी परिस्थिति बनती है, अब उसके सामने कोई भी परिस्थिति बनती है तो वो उसके ऊपर विभिन्न विभिन्न प्रक्रियाएं करता है। वो विभिन्न विभिन्न प्रक्रियाएं करता है। अब उन्हीं प्रक्रियाओं को हम लोगों ने एक शब्द दे दिया है, क्या? व्यक्तित्व। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इन्हीं प्रक्रियाओं को हम एक शब्द में व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है ना। फिर लिखा है व्यक्तित्व व्यक्ति की मानसिक अवस्थाओं का सम्मिलित योग्य और जन्म के समय और व्यक्ति के पिछले पूरे जीवन काल प्राप्त प्रवृत्तियों, प्रतिभा, गुणों आदि का योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी पहलुओं को दर्शाता है। अब इसका अर्थ क्या है? लिखा है व्यक्तित्व व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को दर्शाता है। किसी व्यक्ति ने पूरी लाइफ में जितना भी सीखा है, व्यक्तित्व क्या करता है? उसको दर्शाता है। मतलब व्यक्तित्व व्यक्ति ने अपनी पूरी लाइफ में जितना भी सीखा है उसको दर्शाता है। इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा थोड़ा व्यक्तित्व आप लोग को समझ में आ रहा होगा व्यक्तित्व क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है? वुडवर्थ के अनुसार जो हमारा व्यक्तित्व है, वुडवर्थ के अनुसार जो हमारा व्यक्तित्व है वो किसके बराबर है? वातावरण और वंशानुक्रम के गुणनफल के। वुडवर्थ ने क्या कहा? अगर हम लोग वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल कर दें तो हमको व्यक्ति का क्या मिल जाएगा? व्यक्तित्व मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है क्या? वंशानुक्रम, गुणनफल, वातावरण। ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में क्या करते हैं?
गुणनफल करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए अगर वंशानुक्रम और वातावरण में गुणनफल करके हमको क्या प्राप्त होता है, तो व्यक्तित्व प्राप्त होता है। और ये किसने कहा? ये वुडवर्थ ने कहा। ये किसने कहा? ये वुडवर्थ ने कहा। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार। अब यहाँ से वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? व्यक्तित्व के प्रकार। यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, तो हर एक प्रकार को अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। अब लिखा है पहला, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर, ठीक, यानी कि जो सामाजिक अंतःक्रिया होती हैं उसके आधार पर। अब उसके आधार पर किसने व्यक्तित्व का प्रकार बताया, आइए देखते हैं, और क्या बताया वो भी देखते हैं। लिखा है, मनोवैज्ञानिक जुंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने के लिए व्यक्तियों को उनकी सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप को आधार मानकर, क्या, सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप को आधार मानकर निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया। ठीक, जो जुंग थे उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर 3 वर्गों में व्यक्तित्व को विभाजित किया। ठीक, पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। ठीक है ना, पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। ठीक, अब हर एक को अलग अलग डिस्कस करते हैं। जैसे अंतर्मुखी में क्या लिखा है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग सोचने, मनन और चिंतन जैसे कार्य में गुणी होते हैं। इस वर्ग में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो आत्मचिंतन, आत्म केंद्रित और शांति प्रिय होते हैं। इसके अंतर्गत उन व्यक्ति को लिया जाता है जो आत्मचिंतन करते हैं, जो आत्म केंद्रित होते हैं, जो शांत स्वभाव के होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण क्या लिखे हैं? एकांत प्रिय, मतलब जो एकांत में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, चुपचाप रहने वाले व्यक्ति। फिर लिखा है अपने दोस्तों की संख्या कम रखने वाले। जो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं उनकी दोस्तों की संख्या क्या होती है? कम होती है। ठीक, फिर उसके बाद लिखा है सहयोग तथा सामाजिकता की भावना का अभाव, मतलब उनके अंदर सहयोग तथा सामाजिकता का अभाव होता था, सामाजिकता की भावना का अभाव होता था। क्लियर है? इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो हमारे अंतर्मुखी वाले व्यक्ति थे वो शांत स्वभाव के, अकेले रहने वाले, चिंतन करने वाले, आत्म केंद्रित, इन टाइप के जो व्यक्ति होते थे वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते थे। क्लियर? आइए अब हम लोग समझते हैं बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व। अब लिखा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, मतलब किन व्यक्तियों का बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। लिखा है मनोवैज्ञानिक जुंग ने बहिर्मुखी व्यक्तित्व में उन व्यक्तियों को रखा है जो समाज केंद्रित हैं, व्यवहारिक हैं, साहसिक, चिंतामुक्त और आशावादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं और लोकप्रियता प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन लोग आते हैं। अब बहिर्मुखी वाले व्यक्ति समाज केंद्रित होते हैं, ठीक, आशावादी होते हैं और चिंतन मुक्त, यानी कि फ्री माइंड होके रहते हैं। ठीक है ना, और इनका जो व्यवहार है वो अच्छा होता है। इनका जो व्यवहार है वो क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है ना, तो ये क्या था? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अब उभयमुखी व्यक्तित्व में जुंग ने क्या बताया? जिनमें बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों आ जाए, जिनमें बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों आ जाए। लिखा है जिन व्यक्तियों में अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों व्यक्तित्व के लक्षण लगभग समान रूप से उपस्थित होते हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक जुंग ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण में उभयमुखी वर्ग में रखा है। मतलब जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों हो वो उभयमुखी। ठीक है ना। अभी हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ रहे हैं। अब हर एक व्यक्तित्व को पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि किसका व्यक्तित्व कौन सा है, और ये आप लोग कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका व्यक्तित्व क्या है। ठीक है ना, तो आपको अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा है शरीर रचना के आधार पर। अब जो हम लोगों की शरीर की रचना होता है, जो हम लोगों की शारीरिक रचना होती है, उसके आधार पर हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। अब ई क्रचमर, शरीर के आधार पर किसने बताया? ई क्रचमर ने बताया। ई क्रचमर के अनुसार हमारे 4 प्रकार हैं। ई क्रचमर के अनुसार हमारे 4 प्रकार हैं। एक पुष्ट
यानी कि एथलेटिक, ठीक, एक पुष्ट यानी कि एथलेटिक, दूसरा दुबला पतला यानी कि एस्थेनिक, फिर थर्ड वाला धनत्वक यानी कि पिकनिक, और फोर्थ वाला विमूर्ति यानी कि डिस्प्लास्टिक। ठीक, अब पुष्ट के अंतर्गत यानी कि एथलेटिक के अंतर्गत किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं वो देखते हैं। अब उस प्रकार के व्यक्ति जिनके अंग क्या हो, सुगठित हो, ठीक, जिनकी मांसपेशियां पुष्ट हो, यानी कि सुगठित अंग, पुष्ट मांसपेशियां, चौड़े कंधे, लंबे हाथ पैर। क्या कहा मैंने? जिनके के अंग हो वो सुगठित हो, और जिनके कंधे हो वो चौड़े हो, और मांसपेशियां पुष्ट हो, और उनके हाथ पैर क्या हो, लंबे हो। तो उस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो एथलेटिक होते हैं, यानी कि पुष्ट होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है दुबला पतला, यानी कि जो दुबले पतले रहते हैं, एस्थेनिक। पहला तो ये लोग दुबले पतले होते हैं, दूसरा ये लोग लंबे होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? लंबे होते हैं और चिड़चिड़े होते हैं। दुबले होते हैं, लंबे होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग हंसी का पात्र बनते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखा है धनत्वक, यानी कि पिकनिक। अब इसके अंतर्गत खुश मिजाज मतलब खुश रहने वाले लोग, नाटाकद मतलब कि छोटे लंबाई वाले लोग, ठीक, गोलाकार कंधे यानी कि इनके कंधों का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, ठीक, ये लोग सीधे साधे और लोकप्रिय होते हैं। पिकनिक के अंतर्गत खुश मिजाज रहने वाले लोग आते हैं जिनकी लंबाई कम होती है और कंधे गोलाकार होते हैं, और कंधे क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं, और ये लोग सीधे साधे रहते हैं। ये लोग सीधे साधे रहते हैं और ये लोग क्या होते हैं? लोकप्रिय होते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखा है विमूर्ति, यानी कि डिस्प्लास्टिक। अब इसके अंतर्गत किस तरीके के व्यक्तित्व वाले लोग आते हैं? लिखा है जो असाधारण होते हैं, जिनका गठन क्या होता है? असाधारण होता है, और विकृतो अंग मतलब जिनके क्या कहते हैं, शरीर की रूपरेखा अलग होती है, जिसके किसी के ज़्यादा उंगलियां हों। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी के 5 से 6 उंगलियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऋतिक रोशन के 2 अंगूठे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? डिस्प्लास्टिक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हम लोगों को। तो ये क्या था? ई क्रचमर के अनुसार शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया गया। ठीक है। फिर उसके बाद यही ई क्रचमर के अनुसार जो हम लोग का वर्णन किया गया था, उसी को शेल्डर ने दूसरे नाम से बताया। क्या नाम से बताया? एक लंबकाय शरीर। लंबकाय शरीर में जो अभी हम लोगों ने पिकनिक में पढ़ा थे, कि पिकनिक के अंतर्गत किस तरीके के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? लंबकाय शरीर के अंतर्गत आते हैं। ये अभी मैं पीछे पढ़ चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। फिर लिखा है सुडोलकाय शरीर, मतलब जो दूसरा उन्होंने बताया शरीर, सुडोलकाय शरीर यानी कि मीजोमॉर्फिक। लंबकाय को क्या बोलते हैं? एंडोमॉर्फिक, और सुडोलकाय को क्या बोलते हैं? मीजोमॉर्फिक। उसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने जो एथलेटिक वाले पढ़े थे, पहले वाले जो पुष्ट होते हैं, जो लंबे हाथ पैर वाले होते हैं, वो एथलेटिक्स, वो किसके अंतर्गत आते हैं? सुडोलकाय के अंतर्गत आते हैं। तो सुडोलकाय के अंतर्गत क्या आते हैं? एथलेटिक वाले, जो अभी हम लोगों ने पढ़े। फिर क्या आता है? गोलकाय शरीर यानी कि एक्टोमॉर्फिक। अब इसके अंतर्गत एस्थेनिक वाले होते हैं, जो पतले दुबले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, ठीक, जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है। मतलब सिंपल सा है, जो लंबकाय यानी कि एंडोमॉर्फिक है, इसके अंतर्गत पिकनिक वाले सारे लोग आते हैं, और सुडोलकाय यानी कि मीजोमॉर्फिक के अंतर्गत एथलेटिक वाले सारे लोग आते हैं, सारे व्यक्तित्व वाले लोग आते हैं। फिर गोलकाय शरीर यानी कि एक्टोमॉर्फिक, इसके अंतर्गत एस्थेनिक वाले आते हैं। ये किसने बताया? शेल्डर ने बताया। बस नाम चेंज कर दिया। किसने नाम चेंज कर दिया? शेल्डर ने कर दिया। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। थॉर्नडाइक ने विचार के आधार पर 3 प्रकार बताए। ये क्वेश्चन आ जाता है कि थॉर्नडाइक ने किसके आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए। तो थॉर्नडाइक ने विचार के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए। ठीक, पहला बताया स्थूल विचार। पहला क्या बताया? स्थूल विचार। दूसरा क्या बताया हमारा? दूसरा बताया सूक्ष्म विचार। दूसरा क्या बताया? सूक्ष्म विचार। और तीसरा प्रत्यय विचारक। अब स्थूल विचार बहुत इजी है। स्थूल विचार वाले क्या होते हैं? जो व्यक्ति किसी भी वस्तु के माध्यम से विचार कर सके। मतलब
अब जैसे हम लोगों के पास पीडीएफ हो और हम लोग पीडीएफ को देख के विचार करके पढ़ सकें, समझ सकें और ज्ञान को प्राप्त कर सकें, तो किसके अंतर्गत आएंगे? स्थूल विचार के अंतर्गत आएंगे। समझ में आया होगा? जो वस्तु के माध्यम से विचार करें, किसी भी वस्तु के माध्यम से विचार करें, जैसे मैप के थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे हम लोग पीडीएफ के थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं, इमेजेस के थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखा है सूक्ष्म विचार, जिनका विचार सूक्ष्म होता है, वो लोग कौन होते हैं? गणितज्ञ होते हैं, तर्कशास्त्री होते हैं और वैज्ञानिक होते हैं। वो लोग गणितज्ञ होते हैं, तर्कशास्त्री होते हैं और वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है ना। फिर आता है प्रत्यय विचारक। अब प्रत्यय विचारक में एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट क्या है? इसके अंतर्गत उस तरीके के व्यक्ति आते हैं, उस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आते हैं जो चिन्हों और संकेतों के आधार पर विचार करें, जो किसी चिन्हों तथा संकेतों के आधार पर विचार करें। अब चिन्हों और संकेतों के आधार पर विचार करने वाले एक तो हमारे गणितज्ञ होते हैं और एक भौतिक वैज्ञानिक होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? भौतिक वैज्ञानिक होते हैं। जैसे सूक्ष्म विचार में भी ये दोनों हैं और प्रत्यय में भी दोनों हैं, ठीक है। लेकिन प्रत्यय में वो वाले वैज्ञानिक आएंगे जो भौतिक होंगे, जिनके अंदर सिंबल्स यानी कि संकेतों का जहाँ यूज हो रहा हो, और गणितज्ञ आएंगे क्योंकि यहाँ पे चिन्हों और निशानों का प्रयोग हो रहा होगा, यानी कि संकेतों का प्रयोग हो रहा होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो थॉर्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार थे: स्थूल विचार, सूक्ष्म विचार और प्रत्यय विचारक, ठीक। और थॉर्नडाइक ने किसके आधार पर बताया? विचार के आधार पर 3 प्रकार बताए। किसके? व्यक्तित्व के। हिप्पोक्रेटिस। अब क्या आता है? हिप्पोक्रेटिस। अब हिप्पोक्रेटिस ने हमारे चिकित्सा के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए या फिर रक्त के आधार पर बताए। अगर क्वेश्चन आता है कि रक्त के आधार पर किसने व्यक्तित्व के प्रकार बताए, तो हिप्पोक्रेटिस, या फिर चिकित्सा के आधार पर किसने बताए, तो फिर हिप्पोक्रेटिस। उन्होंने 4 प्रकार बताए: एक काला पित्त वाला, एक पीला पित्त वाला, ठीक, एक अधिक रक्त वाला और एक कफ प्रधान व्यक्तित्व। हिप्पोक्रेटिस ने 4 प्रकार से समझाया, रक्त या चिकित्सा के आधार पर व्यक्तित्व को एक्सप्लेन किया। पहला बताया था काला पित्त वाला, जिसके अंतर्गत दुखी और निराश व्यक्ति आते थे। दूसरा बताया पीला पित्त वाला, जिसके अंतर्गत लड़ाका, तीव्र गति वाला बुद्धि, जो लड़ाका होते हैं, जो झगड़ालू होते हैं और जिनकी गति क्या होती है? तीव्र होती है, वो वाले व्यक्ति आते हैं। और अधिक रक्त वाले वे सम्मानित व्यक्ति, वीर स्वभाव वाले व्यक्ति। जो व्यक्ति सम्मानित होते हैं और वीर स्वभाव वाले होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? अधिक रक्त में आते हैं, ठीक। फिर उसके बाद लिखा है कफ प्रधान व्यक्तित्व। अब कफ प्रधान व्यक्तित्व के अंतर्गत कैसे आते हैं? शांत उदार मनन वाले जो व्यक्ति हैं, वो कफ प्रधान व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। ये बात किसने बताई? हिप्पोक्रेटिस ने बताई, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब सृजनात्मक शक्ति के आधार पर 2 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक सृजनात्मक और एक असृजनात्मक, ठीक। ऐसे व्यक्ति जिनमें कुछ नया सोचने एवं करने की इच्छा शक्ति होती है, उन्हें सृजनात्मक व्यक्तित्व का व्यक्ति कहा जाता है। जो कुछ नया सोचते हैं या फिर नया कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है, वो सृजनात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक। सृजनशील व्यक्ति संवेदनशील होता है। जो सृजनशील व्यक्ति होता है वो संवेदनशील होता है, प्रगतिशील होता है और स्वतंत्र निर्णय लेने वाला होता है। वो प्रगतिशील भी होता है और वो निर्णय जो लेता है वो स्वतंत्र रूप से लेता है, ठीक। फिर उसके बाद आता है असृजनात्मक व्यक्तित्व। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी पढ़ना जरूरी है। ये लिखा है वे व्यक्ति जो ना कभी नया सोचते हैं और ना ही कभी कुछ नया करते हैं। असृजनात्मक व्यक्तियों में स्वतंत्र चिंतन की क्षमता नहीं होती, उनमें स्वतंत्र चिंतन की क्षमता नहीं होती। वो दूसरों पर निर्भर करते हैं और साथ ही रूढ़िवादी भी होते हैं। इसको पढ़ के असृजनात्मक व्यक्तित्व का वर्णन आप लोगों में हो चुका होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट प्रकार को देखते हैं। इंपॉर्टेंट है स्वभाव के आधार पर। अब मनोवैज्ञानिक ग्लेन ने स्वभाव के आधार पर 4 भागों में व्यक्तित्व को बांटा। एक उग्र स्वाभाविक,
एक उग्र स्वभावी, एक चिंताग्रस्त, एक निरुत्साही, एक उत्साही। ठीक, एक निरुत्साही और एक उत्साही। अब उग्र स्वाभाविक के अंतर्गत जो व्यक्ति क्रोध वाले होते हैं और वो शीघ्र क्रोध में आ जाते हैं, जो व्यक्ति बहुत शीघ्र क्रोध में आ सकते हैं, जिनका स्वभाव बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? उग्र स्वभावी के अंतर्गत आते हैं। अब चिंताग्रस्त के अंतर्गत कौन से आते हैं? जो चिंता से ग्रस्त होते हैं। पहला, जो चिंता से ग्रस्त होते हैं। अब बड़े दब्बू होते हैं, ये निराशावादी होते हैं और उदास होते हैं। जो उदास होते हैं लोग, ठीक, जो उदास होते हैं, जो दुखी होते हैं, जो चिंता से ग्रस्त होते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? चिंताग्रस्त के अंतर्गत आएंगे। फिर निरुत्साही, जो उत्साहीन हो, आलसी हो, शांति प्रिय हो, मतलब जो उत्साह, जिनमें उत्साह ना हो और शांति प्रिय रहते हो, वो किसके आएंगे? निरुत्साही के अंतर्गत आएंगे। फिर लिखा है उत्साही। उत्साही के अंतर्गत उत्साह वाले व्यक्ति आएंगे और जो क्रियाशील होंगे और आशावादी होंगे वो व्यक्ति आएंगे। क्या? उत्साही के अंतर्गत हमारे कौन से आएंगे? उत्साह से भरे हुए लोग आएंगे, क्रियाशील वाले लोग आएंगे और आशावादी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आएंगे। ठीक, फिर उसके बाद लिखा है समायोजन के आधार पर। फिर उसके बाद क्या लिखा है? समायोजन के आधार पर। समायोजन के आधार पर दो प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, एक सुसमायोजित और दूसरा कुसमायोजित। ठीक, अब जो व्यक्ति अपनी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों संतुलन बनाने में समर्थ होते हैं, जो संतुलन बनाने में समर्थ होते हैं, मतलब आंतरिक और बाह्य शक्तियों में संतुलन बनाने में समर्थ होते हैं, जो बना लेते हैं, सुसमायोजित व्यक्तित्व वाले लोगों का व्यवहार बहुत संतुलित होता है। जो बाह्य और आंतरिक शक्तियों में संतुलन बना लेते हैं, वो क्या होते हैं? समायोजित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक, अब ये व्यक्ति व्यवहार में बहुत संतुलित होता है, इनका व्यवहार बहुत संतुलित होता है। ठीक, फिर उसके बाद लिखा है कुसमायोजित समायोजन। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक और बाह्य शक्तियों में एवं मांगों में संतुलन नहीं बना पाते, मतलब बाह्य शक्ति, आंतरिक शक्ति और मांगों में संतुलन नहीं बना पाते, उन्हें हम लोग कुसमायोजित समायोजन व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बोलते हैं। इनका व्यवहार प्रायः असामाजिक भी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये था समाज के आधार पर, यानी कि समायोजन के आधार पर हमारे व्यक्तित्व के प्रकार। फिर उसके बाद लास्ट रह गया है। लास्ट क्या है? ई स्प्रेंगर के अनुसार क्या है? अब ई स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन, ई स्प्रेंगर ने अपनी किताब पुस्तक यानी कि टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। एक सैद्धांतिक भावना वाला व्यक्ति, अब जो सदैव ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, सिद्धांतों को महत्व देते हैं और आदर्शों का पालन करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व प्रायः अव्यवहारिक होते हैं। ठीक, ये दर्शन शास्त्री, लेखक, वैज्ञानिक और साहित्यकार होते हैं। पढ़ के समझ में आया होगा? जो मतलब सदैव ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, हर समय ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो और सिद्धांतों को महत्व देते हो, जो प्रिंसिपल्स को क्या देते हो? महत्व देते हो। फॉर एग्जाम्पल दार्शनिक, लेखक, वैज्ञानिक और साहित्यकार। ठीक, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट प्रकार क्या है इनका? आर्थिक व्यक्तित्व। जो भौतिक सुखों के इच्छुक होते हैं और धन को ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसे व्यक्तित्व प्रायः व्यवहारिक होते हैं। ठीक, ये मोस्टली दुकानदार और व्यवसायिक होते हैं। जो दुकानदार होते हैं वो क्या होते हैं? आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। फिर सामाजिक व्यक्तित्व, जो समाज और सामाजिक संबंधों को अधिक महत्व देते हैं, वो क्या होते हैं? सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। इस वर्ग के व्यक्ति दयालु होते हैं, त्यागी होते हैं और परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व बहुत अधिक व्यवहार कुशल होते हैं। ठीक है, ये समाज सेवी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समाज सेवी। ठीक, समझ में आ गया ना? यानी कि पॉलिटिशियंस। फिर उसके बाद क्या है? नेक्स्ट प्रकार क्या है? राजनैतिक व्यक्तित्व। अब राजनैतिक व्यक्तित्व के अंतर्गत क्या आते हैं? जो
राजकार्य और राजसत्ता से जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व राजनैतिक दांवपेच बड़े माहिर होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि पीएम या राष्ट्रपति या विधायक, समझ गए होंगे आप लोग राजनैतिक व्यक्तित्व के अंतर्गत किस प्रकार के लोग आते हैं, ठीक है ना। फिर लिखा है धार्मिक। अब ये धार्मिक ही लिखा है, धार्मिक में जो धर्म को मानते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व प्रायः आत्मसंतोषी एवं परोपकारी होते हैं। ये साधु संत पुजारी होते हैं, ठीक। फिर लिखा है सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व, जो सौंदर्य प्रिय होते हैं, ऐसे व्यक्ति प्रायः कला संगीत एवं नृत्य आदि में रुचि रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो डांसर होते हैं, उन लोग का लुक थोड़ा सा अलग ही होता है, उन लोग का जो लुक होता है वो थोड़ा सा अलग ही होता है ना। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अब लिखा है वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और आर्गेन प्रवृत्तियों का योग है। किसके अनुसार है? वैलेंटाइन के अनुसार है। फिर लिखा है बिग तथा हंट के अनुसार। बिग तथा हंट के अनुसार क्या है? किसी व्यक्ति के समस्त व्यवहार, प्रतिमानों और उसकी विशेषताओं का योग ही व्यक्तित्व है। समस्त व्यवहार, प्रतिमानों और विशेषताओं का योग, उसकी विशेषताओं का योग ही व्यक्तित्व है। फिर मार्टन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं का योग होता है। ये किसके अनुसार है? मार्टन के अनुसार। मानो के अनुसार व्यक्ति के सभी पक्षों का एक विशिष्ट संकलन होता है जो उसके संपूर्ण रूप को कुछ पक्ष और अन्यों की अपेक्षा अधिक विशिष्टता प्रदान करते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? मनु के अकॉर्डिंग, ठीक। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। गिलफोर्ड ने क्या कहा? व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। अल्पोर्ट ने क्या कहा? व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है, ठीक। फिर कैटल के अनुसार व्यक्तित्व वह है जिनके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा या क्या करेगा। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र विशेषता है। तो ये थी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस व्यक्तित्व के अंतर्गत। आइए लास्ट स्लाइड देखते हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत और प्रतिपादक। व्यक्तित्व में कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत रहे वो देखेंगे और उनके प्रतिपादक। पहला क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मैं ये बता चुका हूँ। इसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड। दूसरा है प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? आर.वी. कैटल। फिर H.A. मुर्रे हमारे मुर्रे का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मुर्रे का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? H.A. मुर्रे। फिर क्या लिखा है? गॉर्डन डब्ल्यू अल्पोर्ट, ये अल्पोर्ट का सिद्धांत है जो उसके क्या है? प्रतिपादक है। तो आज की वीडियो में हम लोग ने व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व के सिद्धांत और व्यक्तित्व के अंतर्गत सिद्धांत की जो प्रतिपादक रहे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सब डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समायोजन के साथ। थोड़ी सी वाली वीडियो बड़ी हो गई है क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत बड़ा था, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में समायोजन पढ़ेंगे, जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।